हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस भी होते हैं, टाउन भी होते हैं। विलेजेस यानी गांव, टाउन यानी देहात, गांव से भी छोटा। तो ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, विलेजेस में भी पुलिस स्टेशंस बनाए। वहां पे वहां के जो ऑफिसर को जिम्मेदारी दी कि आप इस आपके उस विलेज में ये देखें कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है या नहीं, और उसे कहा गया कोतवाल। उसे कोतवाल कहते हैं, कोतवाल यानी विलेज का जिम्मेदार। उसके बाद छोटे छोटे टाउन भी होते हैं, और उस टाउन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चौकीदार को अपॉइंट किए। चौकीदार यानी वो अपने छोटे छोटे करिए में ये नजर रखे कि पब्लिक गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है या नहीं। इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट पर कब्जा किया, और हर थोड़े साल में ये डिपार्टमेंट्स में चेंजेस होते जाते थे। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और कोतवाल है, और चौकीदार है। अब ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं, इसे कौन देखना। इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक पोस्ट शुरू किया मजिस्ट्रेट का। मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। मजिस्ट्रेट अब जैसा बादशाह, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है पूरे इंडिया का बादशाह होता है, इसी तरह मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट का बादशाह होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का किंग होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि एसपी और ऑफिसर्स, कमिश्नर्स और कोतवाल और चौकीदार सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। ये जो है ये अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है, ये 1770 से लेकर 1781 तक चलता रहा। ठीक है, 1781 तक चलता रहा। उसके बाद ये जो तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये मजबूत से मजबूत होता गया। और सबसे बड़ी बात, सारे बड़े बड़े पोस्टों पर ब्रिटिश कभी भी इंडियंस को अपॉइंट नहीं करती थी। कभी भी इंडिया में रहने वाले किसी भी पढ़े लिखे शख्स को ये सारे बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े जॉब नहीं देती थी। कमिश्नर का जॉब है, मजिस्ट्रेट का जॉब है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जॉब है, ये सारे बड़े बड़े जॉब्स ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को नहीं देती थी। इन बड़े बड़े पोस्टों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ही मुल्क के, इंग्लैंड के पढ़े लिखे लोगों को लाकर जॉब पे रखती थी। In 1902, the Police Commission law allowed the appointment of suitable educational qualification for the post of police officers. और 1992 में और एक नया कानून क्या शुरू हुआ कि किसी भी पोस्ट पर अगर आपको जॉब होना है तो उस पोस्ट के मुताबिक आपको वो एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि प्यून होना है तो 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, क्लर्क होना है तो यूसी पास होना चाहिए, और असिस्टेंट बनना है तो डिग्री पास होना चाहिए, और आप कमिश्नर बनना है तो फिर वो अलग एग्जाम देना चाहिए। इस तरह के क्वालिफिकेशंस 1902 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के साथ, इंडिया के रहने वाले लोगों के साथ बेईमानी किया करती थी, धोखेबाजी किया करती थी, और उन्हें इतने बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब पे नहीं रखा करती। अब हम इस 2020 में है। हमारे दादा परदादा जो है दादा परदादा, उनके दादा जो है 1902 में थे। आप अपने घर में पूछ सकते हैं क्या आपके खानदान में कोई पुलिस कमिश्नर थे, कोई मजिस्ट्रेट थे, कोई डीसी थे? कोई नहीं था, क्योंकि वो लोग रखते ही नहीं थे। काबिलियत रहने के बाद भी वो लोग नहीं रखा करते थे। तो उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है मिलिट्री सिस्टम। Military system यानी the military was the base of the administration during the British rule. The British appointed the Indians for the military and took the entire India under their control with the help of the military. They protected their supremacy by addressing the challenges posed by outside as well as inside forces with the help of military. The officers were again the British. The Indians could reach the rank of Subedar, the highest post possible available to them. Most of Indians were coolie soldiers. The British government accepted the recommendations of Peel in 1857. Based on these recommendations, the military system was redesigned.
मिलिट्री सिस्टम में अलबत्ता ब्रिटिश जो है इंडियंस को जॉब देती थी। वो भी क्या वजह ये है क्योंकि इंडियंस को मिलिट्री में करना क्या होता है, सिर्फ पहरेदारी करनी होती है, सिर्फ ठहर के गन पकड़ के पहरेदारी करनी होती है, वेपन पकड़ कर, हथियार पकड़ के पहरेदारी करनी होती है। तो उसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, उसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं। इसलिए ब्रिटिश क्या करती थी, ऐसे पोस्ट पर इंडिया के रहने वाले लोगों को जॉब देती थी। ठीक है, इंडिया के रहने वाले लोगों को जॉब देती थी। और मिलिट्री में भी जो बड़े पोस्ट होते हैं उसमें भी जो है ब्रिटिश अपने इंग्लैंड के रहने वाले सिटीजन्स को जॉब देती थी। इंडिया के रहने वाले काबिल से काबिल लोग, एक से बड़े पढ़े लिखे लोग अगर रहते तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें सूबेदार बना दिया जाता। सूबेदार, बस सूबेदार एक पोस्ट है जो मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो मिलिट्री रहती उसका वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, सूबेदार यानी सूबा यानी हिस्सा, जमीन का हिस्सा। सूबेदार मतलब एक आदमी को थोड़े से जमीन में मिलिट्री के थोड़े से जमीन की जो मिलिट्री है उसके कंट्रोल में दे दी जाती थी, बस उससे ज्यादा उसके आगे का पोस्ट नहीं दिया जाता। इस तरह मिलिट्री सिस्टम इंडिया में ब्रिटिश के जरिए चल रही थी। उसके बाद लैंड टैक्सेस पॉलिसी शुरू हुई, जमीन के टैक्स लेने की पॉलिसी। The East India Company had to pay 4 lakh pounds to the British government for its control over Bengal province. In order to fulfill this commitment, the company had to stabilize its financial interest in a secure manner. Hence, it implemented many new land tax policies. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल 4 लाख पाउंड पे करना होता था। 4 लाख पाउंड पे करना होता था। क्यों बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा बंगाल पे था। ठीक है, अब ब्रिटिश कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल को वापस ले सकती थी, तो बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश वापस ना ले, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल 4 लाख पाउंड देती। अब ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड लाना कहां से? इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, बंगाल के जितने भी जमीनात है उसमें से टैक्स लेना शुरू कर। वो टैक्स लेने के लिए अलग अलग प्लान्स रखे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो प्लान्स क्या थे? परमानेंट जमींदारी सिस्टम एक प्लान है, महलवारी सिस्टम एक प्लान है, और रूटवारी सिस्टम एक प्लान है। ये 3 तरह के प्लान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 3 तरह के प्लान पर अमल करना ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया। क्यों? ताकि टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे परमानेंट जमींदारी सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंप्लीमेंटेड ए न्यू लैंड टैक्स पॉलिसी इन बंगाल एंड बिहार रीजन्स। ये पॉलिसी 1793 में स्टार्ट की गई। क्या? कौन सी? परमानेंट जमींदारी सिस्टम। ये पॉलिसी, ये आइडिया, टैक्स कलेक्ट करने का ये आइडिया 1793 में शुरू हुआ। ओके, दिस वाज कॉल्ड परमानेंट जमींदारी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम, जमींदार became the landowner. The zamindar was expected to pay the agreed land taxes to the company on a set date every year. He was free to collect any amount of land taxes from the farmers and could retain the excess money collected. This benefited the zamindar more. If the zamindar was unable to collect land tax due to floods and famine and pay the company, the ownership of the lands was taken away by the company. Both the zamindar and the company were benefited by this system, but the farmers were the grave sufferers.